बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है और उसमें जो अभी अपना टॉपिक चल रहा है वो है ख्याति का मूल्यांकन, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल में मैंने आपको अब तक के जो वीडियो और पीडीएफ जो भेजे हैं उसमें आपको 3 तरीके ख्याति के मूल्यांकन के बताए हैं, जिसमें पहला तरीका आपको है ईयर्स परचेज मेथड, जिसमें फ्यूचर मेंटेनेबल ईयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट परचेज। दूसरा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, और तीसरा जो है आपका है एन्युटी मेथड, वार्षिक वृद्धि विधि। अब इसमें गुडविल के मूल्यांकन के लिए इसके कुछ आधार हैं। आधार का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में दिए हुए क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो जो कुछ गत वर्षों के लाभों में कुछ एडजस्टमेंट जो दिए हुए रहते हैं उनको करने के बाद, और कुछ एवरेज में से भी कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आता है। और फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करना पड़ता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से गुणा करके। अब कई क्वेश्चनों में क्या है कि आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई नहीं है तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इसमें आपको मैंने पीडीएफ में और में बताया कि किस तरह से आपको एक्चुअल एवरेज कैपिटल निकालनी है। फिर बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, फिर आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट अधिलाभ। और इतना करने के बाद में फिर आपको क्या है, बताई हुई विधि से ख्याति का मूल्यांकन निकालना है, जिसमें आपको ईयर्स परचेज मेथड से पूछ सकता है या कैपिटलाइजेशन मेथड से पूछ सकता है और एन्युटी मेथड से पूछ सकता है। अभी जो आज का अपना जो लेक्चर है उसमें मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं जिसमें एन्युटी मेथड का उपयोग किया गया है। वार्षिक वृद्धि जो विधि है, वार्षिक वृद्धि जो विधि है उसका प्रयोग किया गया है एन्युटी का। तो इसमें एन्युटी मेथड में किस तरह से ख्याति का मूल्यांकन किया जाए ये आपको समझना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसमें एग्जामिनर आपको एन्युटी फैक्टर की वैल्यू बता देता है जनरली, और कई बार आपको क्या है कि एन्युटी फैक्टर की वैल्यू नहीं बताता, आपको रेट बता दी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको है कितने ईयर्स के लिए है, तो आपको खुद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एन्युटी फैक्टर निकालना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको एन्युटी फैक्टर की वैल्यू नहीं बताई, तो इसमें किस तरह से ये निकलेगी ये मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जो फार्मूला पीडीएफ में दिया गया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 किस तरह से एन्युटी फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अभी ये जो अभी क्वेश्चन है ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको दी हुई बता रहा हूँ, फिर उसके आधार के ऊपर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से हल होगा इसमें आप ध्यान से देखिए। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग एन्युटी मेथड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 4 लाख रुपए दी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है वो 12% आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010-11 62,000, 2011-12 59,000 एंड 2012 ₹13 66,000। Profit for the year 2011-12 has been arrived at after writing off abnormal loss of 2,000, and profit for the year 2012-13 includes a non-recurring income of ₹3,000। अब ये जो abnormal loss और non-recurring income है इसका अपन adjustment करेंगे, ठीक है। Goodwill is to be valued on the basis of annuity of 3 years purchase of super profit, यानी आपको इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एक बार दोबारा क्वेश्चन को सुन लीजिए, जो कोटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न सूचनाओं के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन वार्षिक वृद्धि विधि के आधार पर कीजिए। औसत विनियोजित पूंजी 4 लाख रुपए, लाभ की सामान्य दर 12% है, और लाभ दिया हुआ गत वर्ष 2010-11 का 62,000, 11-12 का 59,000 और 12-13 का 66,000। वर्ष 2011-12 के लाभ का परिकलन 2000 की असाधारण हानि को अपलिखित करने के बाद की गई है, और वर्ष 2012-13 वर्ष के लाभ में 3,000 रुपये की अनावर्तक आय सम्मिलित है, नॉन रिकरिंग इनकम जो बार बार नहीं होती है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय की वार्षिक वृद्धि के आधार पर किया जाना है। तो अभी ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि पहले तो निकालना पड़ेगा फ्यूचर मेंटेनेबल
ट्रेड प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने वाला लाभ, और जिसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप कि पहले ये इसकी तालिका खींच लीजिए, इधर हेडिंग लगाइए कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ईयर प्रॉफिट एज गिवन, abnormal loss टू बी एडेड बैक, नॉन रिकरिंग इनकम टू बी डिडक्टेड, और नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो इसमें जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है, इस क्वेश्चन में आपको 2010-11 में 62,000 का प्रॉफिट है, 11-12 में 59,000 का है, 12-13 में 66,000 का है। अब आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दे रखा है कि 2011 वर्ष के 11-12 के लाभ का परिकलन 2000 की असाधारण हानि को अपलिखित करने के बाद हुआ है। तो ये जो असाधारण हानि है, अबनॉर्मल लॉस, इसको आप, ये हमेशा नहीं होता, इसी साल हुआ है, तो इसका अपना एडजस्टमेंट करेंगे। इसको क्या करेंगे कि जो 59,000 आपका प्रॉफिट है 11-12 का, उसमें 2,000 रुपये को वापस जोड़ेंगे, टू बी एडिड बैक। तो टू बी एडिड बैक का मतलब ये हुआ कि 59,000 और 2,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा 61,000। ठीक है, फिर एक एडजस्टमेंट और इस क्वेश्चन में दी हुई है कि वर्ष 2012-13 के लाभों में 3,000 रुपये की अनावर्तक आय सम्मिलित है, नॉन रिकरिंग इनकम 3,000 रुपये शामिल है, जो ऐसी इनकम है जो इसी साल हुई है, हर साल नहीं होती। तो ऐसी इनकम को अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे उस लाभ, उस वर्ष के लाभों में से। तो 2012-13 के आपके लाभ 66,000 रुपये बताए गए हैं। इस 66,000 में से ये 3,000 रुपये माइनस कर दीजिए, तो आपकी इनकम आ गई 63,000। तो दिए हुए क्वेश्चन में गत 3 वर्ष के जो लाभ हैं, उसमें पहले साल वाले 11-12 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन दो में जो एडजस्टमेंट था वो अबनॉर्मल लॉस अपन ने ऐड कर दिया वापस, और जो आपकी नॉन इनकम थी उसको, नॉन रिकरिंग इनकम को घटा दिया गया। तो ये आपके 3 सालों के एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए 62, 61, 63। इन तीनों सालों के लाभ को आप जोड़ लीजिए, तो ये आ गया आपका 1,86,000 रुपये। अब 1,86,000 रुपये को एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। 1,86,000 में 3 साल का, 3 इयर्स का डिवाइड कीजिए, तो ये आपका आ गया 62,000। अब ये जो 62,000 रुपये है, इसको अपन बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट। और इस औसत लाभ में से आप क्या करेंगे कि जो व्यापार का जो साधारण लाभ है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है, वो इसमें से घटाएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट की गणना करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी हुई 12% और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 4 लाख। तो लेस नॉर्मल प्रॉफिट 4 लाख का 12% निकाल लीजिए, 12 चौका 48,000 रुपये। 62,000 रुपये में से 48,000 रुपये माइनस किया, तो 14,000 रुपये का जो डिफरेंस आया है उसको कहा जाएगा अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद आपको जो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है वो है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय की वार्षिक वृद्धि के आधार पर किया जाना है, करना है। तो इसमें आप अपन क्या करेंगे, अब आपको एन्युटी फैक्टर चाहिए। तो एन्युटी फैक्टर के लिए इस क्वेश्चन में एन्युटी फैक्टर दिया हुआ नहीं है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, एन्युटी फैक्टर ऑफ ₹1 फॉर 3 इयर्स एट 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 1 माइनस 100 अपॉन रेट, रेट की जगह क्या आ गया 12, और एन की जगह आ गया 3 अपॉन रेट अपॉन 100, रेट है 12 अपॉन 100। तो ये जो फार्मूला है इसकी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आपका एन्युटी फैक्टर आ गया 2.402। ये आपका एन्युटी फैक्टर आ गया। अब इस एन्युटी फैक्टर को आप क्या करेंगे, जो आपका सुपर प्रॉफिट आया है उस सुपर प्रॉफिट को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपकी जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो 14,000 सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2.402, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई है 33,628 रुपये। 33,628 रुपये ये आपकी ख्याति की वैल्यू आई है। अब इसमें आपको क्या करना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन में तीनों तरीके से, तीनों जो मेथड्स हैं
उसके आधार पे गुडविल का वैल्यूएशन पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस करके बताए हैं, उसमें कई क्वेश्चन में तीनों तरीकों से गुडविल की वैल्यू निकाली गई है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर ईयर्स परचेज मेथड लगाया जाए, मान लो आपको कह दिया कि 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो जो सुपर प्रॉफिट आया है 14,000 को 4 से गुणा कर दो, 3 ईयर्स परचेज हो 3 से गुणा कर दो, 2 ईयर्स परचेज हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर कैपिटलाइजेशन अगर इसका करना है तो कैपिटलाइजेशन के आधार के ऊपर जो प्रॉफिट आया है दैट अपॉन 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 14,000 गुणा 100/12 वो कैपिटलाइजेशन मेथड से हो जाएगा। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि आपको गुडविल का मूल्यांकन करने के लिए पहले तो आप क्या है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालें, जिसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आप बोल सकते हैं। फिर आप ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने से पहले जो पिछले गत वर्षों का जो लाभ है उसमें अगर कोई अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल कोई इनकम ऐसी है उसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज है जो हर बार ही होगी तो उसको फिर एवरेज में से उसको माइनस करना पड़ता है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चनों में किया है। फिर आप क्या करेंगे कि जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे। जैसे यहाँ जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया 62,000, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट आपने माइनस किया 4 लाख का 12% 48,000 रुपये, तो ये आपके 14,000 रुपये आपकी सुपर प्रॉफिट आया था। अब इस सुपर प्रॉफिट को, क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे एन्युटी मेथड वार्षिक वृद्धि विधि से ख्याति का मूल्यांकन कराया है, जो कि गुडविल के वैल्यूएशन की सबसे मोस्ट सूटेबल और बेस्ट विधि मानी गई है एन्युटी मेथड। तो इसके अंतर्गत आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ कई बार रहता है, कई बार नहीं रहता, तो आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर और ये एन की पावर अपॉन रेट अपॉन 100। ये फार्मूला आप अच्छी तरह से एग्जाम में याद करके जाएं, क्योंकि अगर आपको एन्युटी मेथड से गुडविल का मूल्यांकन करना होगा और एन्युटी फैक्टर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको फार्मूला लगा करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ दिस परसेंट फॉर दिस मच नंबर ऑफ ईयर्स वो निकालना पड़ सकता है। तो अभी इस क्वेश्चन में जैसे अभी अपन ने निकाला 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस 12 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी हुई है, और एन की जगह नंबर ऑफ ईयर्स 3 आ गया, अपॉन रेट अपॉन 100 12 अपॉन 100, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया 2.402। और इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो आपका सुपर प्रॉफिट आया है उस सुपर प्रॉफिट को इस 2.402 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सुपर प्रॉफिट आपका यहाँ किस क्वेश्चन में कितना आया? 14,000 रुपये। तो 14,000 गुना 2.402, तो ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई है 33,628। कहने का अभिप्राय ये है कि आपको ये गुडविल की जो वैल्यूएशन का चैप्टर है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो इसमें आप क्या करेंगे कि तीनों जो विधि हैं उनमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना आना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि किस तरह से आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे वो तरीका, और दूसरा आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो तरीका। अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या है कि कई बार आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो पता है लेकिन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वो नहीं पता है। तो आपको जो आपकी जो बुक है उसमें भी दिया हुआ है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से कैलकुलेट करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को उसमें शामिल करना है, कौन कौन सी चीज़ों को उसको शामिल नहीं करना है। मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा है और उसके अलावा आपके किताब में भी अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि किस तरह से आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करते समय आपको पता है कि जो कुछ फिक्टिशियस असेट्स हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस का उसे काल्पनिक जो असेट्स है जिनकी वैल्यू नहीं है उसको उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। बेहतर यही रहेगा कि आप उस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें कि अगर मान लो अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं दिया एग्जामिनर ने तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड खुद निकालना पड़ सकता है, और उसको निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कैपिटल एम्प्लॉयड पे लागू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद आप क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का ले लेंगे डिफरेंस, तो आपके पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट।
और सुपर प्रॉफिट को फिर आप जो एन्युटी फैक्टर का जो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने आपको करके बताया, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था ये मैंने आपको भली बात अंग्रेजी और हिंदी में समझाया और उसके बाद ये प्रैक्टिकल करके क्वेश्चन करके आपको दिखाया है। तो आप इस तरह से अन्य प्रकार के जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस टुडेज लेक्चर।